तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे, जाहिर है आजकल का जो रनिंग टॉपिक है, जो बर्निंग इशू है, वो पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस कोरोना वायरस। जल्द से अपोजिशन की तरफ से जारी हैं कोरोना कोरोना कोरोना, इसकी दुहाई हुकूमत की तरफ से जारी है। अब अपोजिशन का मुल्तान का जलसा तो खत्म हो गया, लेकिन उसके जो जल्जले के आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक खत्म होने में नहीं आ रहे। एक तो उसके पॉलिटिकल आफ्टर शॉक्स हैं कि पीडीएम के लोगों पे अभी तक मुल्तान में मुकदमात मुसलसल दर्ज करवाए जा रहे हैं। दूसरा आफ्टर शॉक ये है कि अब पीडीएम का अगला पड़ाव लाहौर और उसके बाद लाड़काना होगा, यानी कि पीडीएम अब अपने सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रही है पहले राउंड के, और फाइनल उसका होगा लाड़काना में। तो पीडीएम की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि करते करते ये साल अपने अख्ताम तक आ पहुंचा है। दिसंबर का आगाज हो चुका है, जनवरी फरवरी की डेडलाइन दी थी पीडीएम ने कि जी वो लॉन्ग मार्च करेगी। क्या जनवरी फरवरी 2021 में पीडीएम वाकई लॉन्ग मार्च करेगी? और अगर अपोजिशन लॉन्ग मार्च करती है, इस्लामाबाद की तरफ आती है, धरना दे के बैठ जाती है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? क्या हुकूमत लॉन्ग मार्च को अलाउ करेगी इस्लामाबाद की तरफ आना? क्या धरने पे बैठना अपोजिशन के लिए अलाउ करेगी गवर्नमेंट? और क्या अपोजिशन लॉन्ग मार्च अफोर्ड कर सकती है, धरना देना अफोर्ड कर सकती है? ये बड़े अहम सवालात हैं। बहरहाल इस वक्त तक जो बर्निंग सिनेरियो है पाकिस्तान की सियासत का, वो यही है कि अपोजिशन मुसलसल अपने जलसों पे बजिद है, और बज़ाहिर उसकी जिद के सामने हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत ने कहा कि जी ठीक है, आप लाहौर का जलसा कर लें, लेकिन हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन जो सियासी बयानिया है, जो समाजी और अवामी बयानिया है हुकूमत का, वो बड़ा पावरफुल है, बड़ा तगड़ा है, बड़ा अच्छा है, खास तौर पर कोरोना वायरस और अपोजिशन की गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी को लेकर। अब मामला इस हद से तो आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि हुकूमत भी बार बार कह रही है, मीडिया भी बार बार कहता रहा, अवाम के कुछ हल्के बार बार अपोजिशन से कहते रहे कि जल्द से मुलतवी कर दें, लेकिन अब मामला इससे आगे बढ़ गया है। अब तो लॉन्ग मार्च की तरफ नजरें हैं। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 8 दिसंबर को लाया अमल तय होगा कि जी सेमीफाइनल लाहौर का, लाड़काना का फाइनल, उसके बाद आगे करना क्या है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी, उन्होंने आज बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी मुल्क को इस वक्त जो तमाम मर्ज लाहक है, उसका हल इसमें है कि मिसाके जमहूरियत पे अमल किया जाए, यानी कि एक टेबल पे बैठ के तमाम सियासी जमातें मिसाके जमहूरियत के लिए आगे बढ़ें। ये वही बात है एग्जैक्टली जो शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले की पैरोल पे रिहाई के हवाले से नेशनल डायलॉग। तो आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या है? नया साल आने वाला है, नई हिकमत अमली अपोजिशन की, हुकूमत की क्या होगी? इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं वलीद इकबाल साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। राना तनवीर साहब, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, और आपके लाहौर, आपके गढ़ में, साबिका या मौजूदा वो एक अलग बात है, लेकिन आपके गढ़ में लाहौर में जलसा होने जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की है? गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिया कि जी आप लाहौर का जलसा करें, लाड़काना ज़ाहिर सिंध में है, वहां इजाजत की जरूरत ही नहीं है, बट उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ज़ाहिर है, जब ये जलसों का पूरा हो जाएगा, ये चीज जो एक अनाउंस की हुई है, जिस तरह आपने कहा लाहौर का 13 को इंशाल्लाह वो एक तारीखी जलसा होगा। अभी इन्होंने जो फैसला किया गवर्नमेंट ने, चले जो भी अपनी फेस सेविंग के लिए किया है कि हमें बस तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने फैसला किया उनके लिए पॉलिटिकली तो शायद बेहतर ही है। अगर ये मुल्तान में इस तरह ना करते तो ये 4 दिन का जो जलसा, 1 दिन का जलसा था 4 दिन कन्वर्ट ना होता,
और इस तरह का मैसेज पकड़ दकड़, मार कुटाई और जिस तरह इन्होंने वहाँ रियासती ताकत इस्तेमाल की है वो सबके सामने है। इसका रिजल्ट जो निकला है इनके सामने आया है, बड़ा क्रिटिसिज्म आया, बल्कि अब पार्टी के अंदर से बड़ी आवाजें उठी। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगी थी। बहुत ज्यादा कह दिया है कि जी जो एक दिन का चीज जलसा होता है, तकरीर होती है, जाहिर है आज की तकरीर सोशल मीडिया पे भी चलती है, ख्यालात जो है, थिंकिंग जो है वो भी सब पता है। तो मैं समझता हूँ कि उधर अगर हो जाता तो जो बात चल रही है, तो जिस तरह इन्होंने लाहौर में किया है तो बेहतर शायद पोलिटिकली होता, लेकिन इनकी किस्मत में कोई अच्छा फैसला ही नहीं है, अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, अच्छे एक्शन नहीं है। तो वही हुआ जैसे इज्जत हो और इनका जो है वो एक्सपोज हो, और वही मुल्तान की से बड़ी इनको शर्मिंदगी मिली। सर पे बड़ा जलसा होगा। लाड़काना के बाद जो जनवरी में आज एक अनाउंस किया वो, लेकिन राणा साहब आपके स्काइप के सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम है, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही और आपकी तस्वीर भी ठीक नहीं आ रही। अगर थोड़ा सा स्काइप आपका बेहतर हो जाए तो मैं यहीं से आपके पास वापस आऊंगी, बट जब तक राणा साहब का स्काइप थोड़ा बेहतर होता है, शर्जील इनाम मेमन साहब, क्या स्ट्रैटेजी होगी? लाहौर सेमीफाइनल है, लाड़काना आप लोगों का गढ़, पीपल्स पार्टी का गढ़, वहां पर फाइनल होगा। उसके बाद जाहिर है आप लोगों ने अपने सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ना है, तो क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है? शर्जील साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गरीदा साहिबा। मैं समझता हूं कि हर ऑप्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, और पीडीएम का जो भी फैसला होगा उसको तमाम जमातें जो हैं, जो भी पीडीएम में मौजूद हैं, वो उसको हर सूरत में ना सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगी लेकिन भरपूर तौर पर उसको कामयाब भी करेंगी। लॉन्ग मार्च होना चाहिए शर्जील साहब, लॉन्ग मार्च होना चाहिए, आपकी राय क्या है? देखिए जी, हर ऑप्शन होगा। अगर सबसे पहले जो बात जरदारी साहब ने कही, या इससे पहले भी मैं समझता हूँ सबसे पहले ये बात अगर कही गई तो ये बात की गई थी चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने, अगर आपको याद हो, जब उनका इनॉग्रल हुआ था तो तब उन्होंने सबसे पहले ये ऑप्शन उन्होंने दिया था कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त हर समझदार आदमी, हर मुहिब वतन आदमी, हर इस मुल्क से प्यार करने वाला आदमी, हर इस वतन और इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाला आदमी वो चाहेगा कि एक दफा ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएं, एक टेबल पर बैठकर सारे मसाइल का एक लॉजिकल तरीका हो, और जो भी इस मुल्क में कानून चले उस कानून का जो इतलाक है वो हर शख्स पे एक जितना हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, जो भी शख्स हो, वो एक ही कानून हो, उससे फिर सबको डील किया जाए। इसमें ये ना हो कि जी कि कुछ लोगों के चंद अफराद के लिए एक कानून है, चंद अफराद के लिए दूसरा कानून है, मुआशरे के एक तबके के लिए एक कानून है, मुआशरे के दूसरे तबके के लिए दूसरा कानून है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक कानून है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दूसरा कानून है। एक कानून पे सबको मुत्तफिक होना पड़ेगा, एक कानून हो जो सब पर लागू हो, और उस पर फिर किसी किस्म की जो है ना वो डिवीजन ना हो, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो मेरे ख्याल से ये अल्टीमेटम मोटिव सबका एक ही यही है। लेकिन उसके बाद जहां तक जलसे की बात थी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की गैर संजीदगी इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती जो उन्होंने मुल्तान में एपिसोड किया। और आपने भी एक बात कही कि जी कोविड की ऑपोजिशन की गैर संजीदगी, ऑपोजिशन बिल्कुल संजीदा है, और हुकूमत की गैर संजीदगी ये थी कि जमात इस्लामी के 2 संडेज को 2 जलसे किए गए, सिराजुल हक साहब ने किए केपीके में, ना ही वहां पे कोई कंटेनर लगाए गए, ना ही वहां पे कोई गिरफ्तारियां की गई, ना ही वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर का कोई एक भी स्टेटमेंट आया कि जी वो जलसे ना किए जाए। शर्जील साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पे हम गवर्नमेंट से मुसलसल सवाल कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट पे तनकीद कर भी रहे हैं, लेकिन बट दैट डज नॉट एब्सॉल्व योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट डज नॉट एब्सॉल्व अस टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑपोजिशन कि जी आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जमात इस्लामी कर रही है, असद उमर कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। नहीं, मैं कभी ये बात नहीं करता, मैं क्लियर बात करूँ। एक तो ये बात है हुकूमत की संजीदगी मैंने बता दी कि जी वो खुद जलसे करें, गिलगित में करें, और जितना मैसिव तरीके से जमात इस्लामी जलसे हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पीपुल्स पार्टी ने क्या ऑफर की थी, क्योंकि मुल्तान के जलसों को पीपुल्स पार्टी होस्ट कर रही थी। आप गिलानी साहब के बेटों के तमाम वो बयान सुने, उन्होंने कहा जी हमें आप जलसा ग्राउंड में करने दें, हम SOP को इंश्योर करेंगे, हम मास्क इंश्योर करेंगे, हम सैनिटाइजर इंश्योर करेंगे, हम सैनिटाइजर की जो गेट्स है वो इंश्योर करेंगे, हम वहां पे लोगों की सीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह होगी उसको हम इंश्योर करेंगे। लेकिन क्या किया गया, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया, ग्राउंड में पानी छोड़ा गया, ग्राउंड को सील किया गया,
मोबाइल जब बंद की, मतलब इन्होंने खुद चाहा कि नहीं वो सड़क पे लोग आए, ग्राउंड पे कुर्सियों पे वो डिस्टेंस ना बैठे, वो लोग सड़कों पे आए, एक दूसरे के ऊपर इंसान बिल्कुल मिला हो। अच्छा चले, अब मुल्तान में तो खुदा खैर करे कि वहां पे केसेस ना बढ़े, बट लाड़काना आपके गढ़ में होने जा रहा है, तो लाड़काना में SOPs फॉलो करेंगे? वहां तो आपको कोई इजाजत की जरूरत नहीं ना, वहां पे कोई इंशाअल्लाह ताला आपको, और मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान को देख के खुशी होगी इंशाअल्लाह कि लाड़काना में आपको पीपुल्स पार्टी जलसा भी करके दिखाएगी और प्रॉपर SOPs के साथ करके दिखाएगी, और ये एक सरप्राइज होगा और ये एक अच्छा मैसेज आएगा कि जी हम पाकिस्तानी बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं और हम लोग अगर चाहें तो बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। सेंटर वलीद इकबाल साहब, कमिंग टू यू, दोनों बातों का जवाब दे दीजिएगा। लाहौर लाड़काना के जलसे, कल हमारे साथ नून लीग मौजूद थे, आई एम श्योर रान तनवीर भी वही कहेंगे। उन्होंने कहा कि जी लाहौर जलसे में हम SOPs फॉलो करेंगे, लाड़काना में शजील साहब ने कह दिया कि जी हम SOPs फॉलो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब ये सेमीफाइनल फाइनल तो होने जा रहा है, बट नया साल आ रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो सकता है, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? लॉन्ग मार्च आने देंगे आप लोग इस्लामाबाद तक ऑपोजिशन का? देखें जी, वो लॉन्ग मार्च का जब कोई फैसला होता है और कोई ऐलान होता है, उसके मुताबिक जो है और उस वक्त के जमीनी हकायक क्या है, गवर्नमेंट उस वक्त कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू गेट टू इट। अभी की बात जो है वो आपके सामने है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूं, जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट गैर संजीदा है या गैर संजीदा एटीट्यूड है या गैर संजीदा अप्रोच है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अपोजिशन जो है उसको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि ये हालात ऐसे हैं नहीं। देखिए, मैं खुद कानून से मेरा ताल्लुक है, कानून के शोबे से मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, पढ़ाता भी रहा हूं और सब कुछ। पाकिस्तान का आइन वादा करता है कि आप कोई भी इज्तिमा कर सकते हैं बशर्ते कि वो पुरअमन हो और गैर मुसल्ला हो। ये आइन ने 2 बुनियादी उस पे जो है शराइत आयद की हुई हैं, लेकिन एक तीसरी शर्त भी है कि उस पे कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट में जो हैं आप नाफिज कर सकते हैं। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये जो हालात हैं, पैंडेमिक, दुनिया भर में पैंडेमिक है, दुनिया भर का रिकॉर्ड उस सामने है कि किस तरह से वो लोगों की जिंदगियों के साथ जो है और लोगों के लिए कितना खतरा रखती है आवाम के लिए वो किसी भी मुल्क में। और अगर ऐसे हालात हों तो उसके बड़े इज्तिमाओं पर पाबंदी लगाना एक बिल्कुल माकूल या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जिसका आइन भी जो है तसव्वुर रखता है और उसको सपोर्ट करता है। एक सप्लीमेंट्री और रियासत का तो फर्ज होता है शहरियों तो आप लोगों ने खुद उठा ली ना, आज तो अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि जी लाहौर का जलसा करने देंगे, नहीं मैं खुद उठा ली रिस्ट्रिक्शन। देखिए जी, इसमें मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि इसमें वो 2 राय हैं, 2 मकातिब फिक्र के लिए, और मैं बाय द वे उस मकतबा फिक्र से नहीं बिलोंग करता। मैं उस मकतबा फिक्र से नहीं बिलोंग करता जिन्होंने कैबिनेट में भी आज कहा है कि जी जलसा करने देना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इवन दो मैं पब्लिक हेल्थ का मैं नहीं एक्सपर्ट, लेकिन इतना तो दुनिया में जो तजर्बा हुआ है एपिडेमिक का वो सबके सामने है, उसके फिगर्स और फैक्ट सबके सामने हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप मुखालिफ हैं हुकूमत के फैसले के कि जलसा नहीं करने देना चाहिए लाहौर का, आप मुखालिफ हैं हुकूमत? बिल्कुल जी, मैं आपको नहीं, और गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट के फैसले की, गवर्नमेंट क्या आज वजीर इत्तलात ने क्या कहा है? वजीर इत्तलात ने कहा है जलसों पे पाबंदी है, लेकिन वो करना चाहते हैं तो हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम छोड़ रहे हैं उनके ऊपर कि ठीक है आपने अगर लोगों की जानों को खतरे में डालना है डाल दो। हमने अपना फर्ज पूरे करने की कोशिश की मुल्तान में, हमने अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश की, वो दूसरा कहा पेशावर के अंदर। अगर ये नहीं मानते, यस हम भी ऑपोजिशन में रहे, हम भी जलसे करते थे, हमें इजाजत नहीं मिलती थी, हम जलसा फिर भी कर लेते थे, इंतजामिया हमको नहीं रोकती थी। इस सूरत में वो सूरत हाल नहीं है इस वक्त। पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है जिसको ये नजरअंदाज कर रहे हैं, और अभी डेटा आपके सामने आएगा। देखें ये एग्जांपल्स मौजूद हैं। देखें जब इनकी बारी थी मैंने नहीं बोला, अगर इनकी बारी थी तो मैंने नहीं बोला। देखा जी, मेरी बड़ी बात इंटरप्ट हुई तो मैं प्रोग्राम छोड़ जाऊंगा, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं जिसने भी ना गवर्नमेंट के जलसों पे इजाजत है, जमाते इस्लामी का जलसा हुआ गलत हुआ, खिलाफे कानून हुआ, और पंजाब के अंदर भी अगर कोई कार्रवाई की गई है, मुल्तान के जलसे पे कार्रवाई की गई है, तो जिस तरह आज पंजाब की जो मुशीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा कि ये पंजाब इंफेक्शियस डिजीज
एक्ट 2020 के नीचे की गई है कि जो लोगों की जानों में खतरे को डालता है, जो पाबंदियां ऐसी हैं जो लोगों के जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की गई हैं आयत, उनकी खिलाफ वर्जी करता है, उस पर कार्रवाई की गई है। ये वो हालात नहीं है जिसमें आप पुरअमन और गैर मुसल्लह जलसे होने देते हैं, जो कि मामूल के हालात होते हैं। ये बहुत रेकलेस बिहेवियर है, ये रेकलेस बिहेवियर है, और अगर करना चाहते हो तो करें, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। ठीक है, रेकलेस बिहेवियर है। शर्जील साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? रेकलेस बिहेवियर है शर्जील साहब आप लोगों का, फिर मैं राना साहब की तरफ जाऊंगी। मैं यही बात कह रहा था फरीदा साहब कि मैं लॉजिकल एक बात कर रहा हूं कि जितना आपने रेजिस्टेंस देखा, आपने 4-5 दिन मीडिया फॉलो किया, पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद ट्वीट आया जलसों के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि वो जमात इस्लामी जलसे पे ट्वीट क्यों नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का, वफाकी वज़रा का वहां क्यों नहीं हुआ? जो आप बोल रहे हैं कि जी ये पैंडेमिक के लॉ की वायलेशन के तहत एफआईआर काटी गई, वो फिर जमात इस्लामी के लोगों पर क्यों नहीं काटी गई हैं? वहां पे इनका रेजिस्टेंस क्यों नहीं, वहां गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम का जो जलसा होगा उसमें पाकिस्तान के तमाम कवानीन या नए गवर्नमेंट के रेजिस्टेंस पैदा होंगे, और जो जमात इस्लामी या पीटीआई का जलसा होगा वो नहीं होगा? और फिर उस पर अगर वली साहब ये कहते हैं जी वो भी गलत हुआ, ये कह के आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, आप हुकूमत में बैठेंगे, वो भी गलत हुआ। ठीक है, आपकी यही डबल स्टैंडर्ड है, यही डिस्क्रिमिनेशन है जिसपे ऑपोजिशन आई हुई है कि जी आपकी ट्रीटमेंट कुछ लोगों के लिए अलग क्यों है और कुछ लोगों के लिए अलग क्यों है। और अगर आप लोग वाकई इंसानी जानों के लिए इतने ही आप संजीदा है तो आप लोग इतने बेहिस जमात इस्लामी दस्तों पे किस तरह हो गए? ठीक है शर्जील साहब, राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जमात इस्लामी दस्तों के लिए इतने बेहिस क्यों हुए? क्यों खामोश थे? प्राइम मिनिस्टर क्यों खामोश था? राना तनवीर साहब क्यों खामोश थी? राना तनवीर साहब, मुझे टाइम देंगे तो। राना साहब, आपका वो स्काइप का प्रॉब्लम था, लेकिन प्लीज मेरा ख्याल अब ठीक हो गया, आप जरूर बोलिए प्लीज। बड़े अच्छे वलीद साहब आदमी हैं, इन्होंने तो कहा था, मैं नहीं बोलता, अभी बीच में बोले हैं वो शजील मेमन साहब के। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये बात बयानियां कर रहे हैं, पहले इनका बयानिया था आपको पता है करप्शन का, फिर बयानिया या गद्दारी का, अब ये अपोजिशन पे पीडीएम पे इन्होंने कोरोना की उछाड़ कर दी है। लेकिन ये जो कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब की बात, मुल्तान के जलसे से 4 दिन पहले असद उमर साहब ने सखर में, मेरा हाल सखर या हैदराबाद में किया है, आपके लाड़काना में यूथ कन्वेंशन लाड़काना में किया है। ये इससे पता चलता है कि ये जो पेंडेमिक की बात कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। उसमें ये उनकी अप्रोच उस लिए नहीं है कि हम जलसे ना करें, ये तो पॉलिटिकल इनका मसला है बना हुआ, जैसे घबराहट में ये हैं और इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है कि हम करें क्या, तो ये लेके उस बात को चल रहे हैं। अभी इनको समझ आ गई है कि हम जलसे नहीं रोक सकते, हम इनकी अवामी ताकत के आगे नहीं ठहर सकते, तो इन्होंने कह दिया कि हम इजाज़त तो नहीं देते, लेकिन ये आना चाहते हैं तो आ जाए। भाई ये बात ये तो पहले अब जलसे हमारे आपको पता है कोयटा में हुए, कराची में हुए, पिशावर में हुए, 4-5 के बाद मुल्तान में हुए, तो ये इनको वहाँ पकड़ तकड़ और मार कुटाई यहाँ, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी और इन्होंने यहाँ किया ये सारा। उधर पिशावर में भी इन्होंने किया, लेकिन वो लिमिटेड लेवल पे था, वो इस तरह नहीं कर सके जिस तरह यहाँ। और डीजी खान से बंदे इन्होंने पकड़े, राजनपुर से पकड़े, इन्होंने वहाँ आपके लोधरा से पकड़े, सारी जहान से इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया है, 60-60, 70-70, 80-80 बंदे, 100-100 बंदे पकड़ लिए इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की हरकतें कभी भी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जाती। और अब इन्होंने कहा कि इजाजत है, तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अपोजिशन को, और ना अपोजिशन होश के नाखन ये ले जिन्होंने 2.25 साल पाकिस्तान की तबाही मचा दी है, पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिया जहां शायद खड़े होने में 25 साल लगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अभी फरीदा आपकी नजर होगी सारे मामलात पे, जिस तरह जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो इतने डाउन चले गए हैं, और वो हाल भाई ये फिर इन्होंने कहा जी ये तो कोरोना की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है। ये मार्च की बात है, जब मार्च में ये शुरू है उसी वक्त इन्होंने शुरू कर दी ये बात करनी। भाई आप 2 साल से राना साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आप मईशत की बात कर रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो इसी पे डिबेट करेंगे, आपके साथ ही वापस आऊंगी और इस पे सारे पीपल्स पार्टी का एंड देन गवर्नमेंट का मौकिफ भी लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही डिस्कस करेंगे कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल, जैसा कि आज आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं कि मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं, तो उनका हल क्या है।
इनका हल मजीद जलसे जुलूस, रैलियों, लॉन्ग मार्च से होगा या गवर्नमेंट ऑपोजिशन को आखिरकार एक टेबल पे आके बैठना पड़ेगा? ये बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मजेदार नोट पे जो है डिस्कशन पहुंच गई थी कि मुल्क की इस वक्त सूरत हाल क्या है। यहाँ पे आके डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रान साहब क्विकली जरा अपना पॉइंट प्लीज दे दीजिएगा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। गरीदा, मुल्क की ये सूरत हाल है कि जब से इन्होंने संभाला है मुल्क की बागडोर इनके हाथ में है, उस वक्त से जो ये लोन की रट लगा रहे थे, कर्जे इन्होंने लिए, कर्जे लिए, हमने कर्जे लिए, लेकिन वो नजर भी आए कि उनके साथ क्या डेवलपमेंट हुई है, कितने बिजली के कारखाने लगे हैं, कितनी पोर्ट्स बनी है, महंगी बिजली के नहीं आपका ये गलत ख्याल है, आप इसमें भी किसी वक्त एनालिसिस कर ले, वो उसमें भी मैं आता हूँ। हमने इनको कोई 900 के करीब दिया सर्कुलर डेट। अब ये 2 साल में, वो 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ गरीदा, अब ये पहुंच गया है कुछ 2400 से शायद 3,000 से भी क्रॉस कर। डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। 3 ट्रिलियन की बात सब पढ़ रहा था अखबार में। ये 2 साल में हुआ है। हमने 5 साल में इनको 550 में मिला था 2013 में, 2018 में हमने सर डॉलर की कीमत बढ़ गई है ना सर, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, महंगी बिजली के मंसूबे आप लगा के गए, इसलिए इनको पड़ गया है वो। उस टर्म में मैं बात नहीं कर रहा। आप 2 साल में देखेंगे तो इन्होंने हमसे भी डबल कर दिया। तो उसका जो जीडीपी थी हमने वो कोई 2.5 पे ली थी, हमने 5.6 पे इनको दी। हमारे रिजर्व 23 अरब के थे, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है 53,000 पे था। ये सारे इंडिकेटर्स हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज थी वो हर साल 10% हो रही थी। बिजली के कारखाने 24, सारी इंडस्ट्री 24 घंटे चली, एम्प्लॉयमेंट मिली, और जो शॉर्टेज थी गैस की वो भी पूरी की। अब ये आए हैं ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना मैनेजर्स को इनको चीजें हो रही हैं, ना ये वहां से RLG मंगवानी होती है तो वो वहां प्रॉपरली नहीं मंगवा सकते। ये लंबी दास्तान सर बरामदात में इजाफा हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया है, ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर तरक्की कर रहा है। एक मैं यहाँ पे एक गलतफहमी निकालना चाहता हूँ कि ये जो करंट अकाउंट है ना, उसके सारे की ये बात लेके बैठ गए। सिर्फ एक जगह पे इन्होंने ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी पॉजिटिव हेल्दी नहीं है। ये अंडरलाइन करें मेरी बात। जब आप कर्व करेंगे इंपोर्ट्स, जिसमें रॉ मटेरियल है, जिसमें मशीनरी है, जिसमें बड़ी प्रोडक्टिव चीजें हैं, तो नेचुरली अगर हाँ ये बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो मैं मानूंगा ये हेल्दी चीज है। उससे ये अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो प्लस करें या बराबर करें, या मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। ये जो इन्होंने बयानियां जारी कर रहे हैं ना, इनको समझना चाहिए कि ये तो नेगेटिव बात है, जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और खत्म हुई है इंपोर्ट का कम करने से। रान साहब इसका जवाब लेते हैं ना वलीद इकबाल साहब से, इन सब का जवाब लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये चीजें एनालिसिस करने वाली हैं। इस तरह वो रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रही है? अगर बेहतर इकोनॉमी है, लोग भूखे मार रहे हैं, ठीक है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के बिल जवाब लेते हैं ना वलीद इकबाल साहब से। वलीद साहब ये सारे पॉइंटर्स आप नोट कर लें। आप नहीं किचन का सामान लेते हैं, आपने बिजली का बिल देती, महंगाई तो गैस का बिल, महंगाई है, महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है और उसको एडमिट करती है गवर्नमेंट। लेकिन इस पे गवर्नमेंट को फिर जवाब देने देना। राणा साहब 40 रुपए पे गया है ना। राणा साहब गवर्नमेंट को याद है कि पेट्रोल की कीमतें $40 पे आ गई थी। राणा साहब गवर्नमेंट को जवाब देने देना। राणा साहब गवर्नमेंट को जवाब लेते हैं ना। वलीद इकबाल साहब आप सारे पॉइंटर्स नोट करते जाइएगा। शजील मेमन साहब से भी पूछ लेते हैं और फिर दोनों के जवाब आप इकट्ठे दीजिएगा। शजील साहब, मुल्क की सूरत हाल, क्योंकि ये मसले हैं असली जिनके लिए आप लोग जल्द से जुलूस करना चाहते हैं। देखिए गरीदा साहिबा, मुझे बड़ा अफसोस बात कहना पड़ता है कि वाकई में, मतलब मैं एक सेकंड के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हम किसी टॉक शो में बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट को हमें हर सूरत में क्रिटिसाइज ही करना है। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बात बताऊं कि इस वक्त लोगों की हालत बहुत बुरी हालत है। फाइनेंशियली लोग टूट चुके हैं। देखें, जो तनख्वाहदार तबका है वो इस वक्त, क्योंकि उसको अपनी सफेद पोशी भी मेंटेन करनी है और उसमें गुजारा भी करना है। इस वक्त हशर क्या है, आपने इस साल जो है सैलरीज नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। और अभी कल मुझे पता चला है, किसी टीवी चैनल पे कोई मैं फॉलो कर रहा था, कि जो सालाना आपकी इंक्रीमेंट होती है, ईयरली इंक्रीमेंट जो सैलरीज की होती है,
इस बार उसको भी जो है IMF को इन्होंने कोई शर्त रखी है या IMF को ये कोई ऑफर करने जा रहे हैं तो हम वो भी नहीं बढ़ाएंगे कि एक तनख्वाहदार तबका जो फिक्स सैलरी पे गुजर सफर करता है और जो आपकी ग्रोसरी के रेट्स हो गए हैं, जो आपके गैस के रेट्स हो गए, बिजली के बिल के रेट्स हो गए, ये सारी चीजों के जब आपने रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल के डीजल के रेट्स बढ़ा दिए, मुझे बताएं कि वो जो एक फिक्स बजट वाला आदमी वो कहाँ जाए, उसको लिए क्या रिलीफ दिया है। और दूसरी बात आपको जो सबसे बड़ी बात बताऊं, जिस तरह ये लोगों को नौकरियों से निकालने पे तुले हुए हैं, स्टील मिल में 4,500 लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया। वो 4,500 लोग नहीं है, वो 4,500 फैमिलीज हैं। अगर आप उनके घर के फर्क का कोई एवरेज निकालें तो कितने हजार लोगों को आपने को तबाह किया। जब ये जैसी गवर्नमेंट आई आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10,000 लोग बेरोजगार हुए। तो आपका हर सेक्टर, मतलब जो तो उन्होंने करोड़ों लोगों को नौकरी के वादे किए थे, चले आप ना दें, लेकिन आपकी पॉलिसी ये तो ना करे कि आप लोगों को जो है लोग बेरोजगार हो रहे हो, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो रही हो। मतलब आज भी लोगों को उल्टी सीधी पता नहीं कौन इनको बातें बता देता है जी कि फैसलाबाद में लोग रोजगार के लिए जो है वो पागल हो रहे हैं, रोजगार लोगों को जो है वो मैन पावर कम हो गया है, यहां से ले जाएं। अगर फैसलाबाद में लोगों का मैन पावर कम है, मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान के राना तनवीर साहब भी बैठे हुए हैं, वलीद इकबाल साहब भी बड़े मतलब समझता हूं कि एक मुनासिब बात करेंगे। आज भी पूरे पाकिस्तान से अब कंट्री साइड से लोग आते हैं कराची में जॉब के लिए, कराची में रोजगार के लिए। पूरा जो लोड है वो कराची बर्दाश्त करता है हर सूरत में। मतलब तो ये लोग फैसलाबाद क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लोग क्यों कराची में सब लोग रोजगार के लिए रोजाना हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं? मकसद कहने का ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी है। ठीक है, मगर मेरा इस चीज का कहने का मकसद बिल्कुल क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन इनको संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी होंगी जो आवाम को हम कोई चीज सस्ती मुनासिब करके दे सके। कौन सी एक चीज सस्ती दी है? आप सिर्फ अगर बताएंगे जी कि मोदी के फिगर्स ये आ गए हैं जी, फलाने जरीदे ने ये लिख दिया है जी, फलाने इंडेक्स ने ये कह दिया है, इससे आवाम का पेट नहीं भरना। लेकिन रोटी सालन टमाटर सब्जी गोश्त अंडे इनकी प्राइस क्या है? ये मैटर करता है। इससे जो है आवाम के पेट नहीं भरना है। ठीक है सर, अब गवर्नमेंट का जवाब चाहिए, उनको रिलीफ उनके डोर स्टेप पे चाहिए। सर गवर्नमेंट का जवाब ले लेते हैं इस पे। वलीद इकबाल साहब आपने नोट कर लिए होंगे पॉइंट, रजाना साहब की बात भी, शजील साहब की बात भी। मुझे कोई ऐसे लंबे चौड़े नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मुझे असल हकीकत जो है वो पता है। मैं आपको एक तशबीह या मिसाल ही देता हूं, जो मैं अभी पिछले आपके प्रोग्राम के हिस्से में बात कर रहा था कि लोगों की जानों को खतरे में डालना, सेहत आमा, पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, बड़े इज्तिमाओं पे इसलिए पाबंदी लगी हुई है। बल्कि आप अलहदा से चेक करके जरूर बताइएगा कि गवर्नमेंट का ये ऐलान कब आया कि जलसों पे, बड़े इज्तिमात पे पाबंदी है, और जमात इस्लामी के जलसे कौन सी तारीखों में और किन शहरों में हुए थे। देखें, जब जलसे की इजाजत थी तो सबको थी, जब नहीं है तो किसी को भी नहीं है। एनीवे, आपका सवाल अब कुछ और है, मैं हकीकत अब बता रहा हूं। आपका सवाल अभी ये था कि ये वो इश्यूज हैं मईशत से रिलेटेड जिनके पीछे ये लोगों को अपना सड़कों पे लेके आ रहे हैं। मैं आपको हकीकत अर्ज कर देता हूं, मेरे नजदीक ये सड़कों पे इसलिए नहीं लेके आ रहे लोगों को, और अगर इतने ही लोग, पाकिस्तान के लोग बड़े रिजिलियंट हैं, बड़े मजबूत हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनकार नहीं किया कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और महंगाई उनमें से एक ही है, और अभी भी ट्रेंड जिस तरह जा रहा है मैं पूरा यकीन रखता हूं। लेकिन वलीद साहब महंगाई ही सबसे बड़ा इशू है, महंगाई उनमें से एक नहीं है, महंगाई ही सबसे बड़ा इशू है। हाँ जी, चले आप कह लें सबसे बड़ा इशू है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये लोगों को सड़कों पे इसलिए नहीं लेके आ रहे क्योंकि उनके लिए ये दर्द रखते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये लोगों के लिए दर्द अगर रखते होते तो जलसों का मेयार कुछ और है और बेटी की मंगनी का मेयार कुछ और है कि वहां कितने कितने टेस्ट करा के आओ और यहाँ हेल्थ हैजर्ड जो है वो बनाओ। सर, किसी की घरेलू तकरीबात पे मेरा ख्याल है बात ना करें। सेंटर साहब, मेरा ख्याल है हम लोग किसी के घर की तकरीबात पे, फैमिली की तकरीबात पे मैं बिल्कुल करूंगा। मेरी से नहीं घर की, अब नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, अपने घर पे कोई और रूल्स है और लोगों के लिए कोई और रूल्स है, क्यों ना करें बात। आपका घर जो है ये आपकी जो पब्लिक लाइफ है तो इसको एक्नॉलेज करें। पर्सनल फैमिली अफेयर्स को दूर रखें ना पॉलिटिक्स में से। आप देखें, मेरी बात सुने, ये बात सुने, मेरी आप बात सुने, ये आप मुझे मैनर्स मत सिखाएं, ये मेरा आपका मुनाजरा नहीं है। आप इस प्रोग्राम की मेजबान बने, मेरी बात सुने। नहीं, मैं मैनर्स बिल्कुल नहीं सिखा रही, मैं वलीद साहब मैनर्स बिल्कुल नहीं सिखा रही, आप माशाल्लाह बहुत वेल मैनर्ड पर्सन हैं। मैं सिर्फ कुछ लिमिटेशंस डिफाइन कर रही हूं। ना बताएं,
मुझे ना बताएं कि ये बात करो और ये ना करो। नहीं, मैंने कहा है ना, मैं आपकी लिमिट से बाहर हूं, तो मुझे आप मेहमान ही ना बनाएं। खत्म हो गई बात। मुझे पता है क्या कहना है और क्या नहीं कहना। कुछ पॉलिटिक्स, बहुत बात हो चुकी है। और आपके अलावा फिर आपके यहाँ के घर की चीजों पर भी बात होगी, फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो होस्ट, एवरी टॉक शो होस्ट, हाँ जी, हाँ तो करो, मैं ऐसी कोई चीज करूं तो जरूर करो, मैं डबल स्टैंडर्ड दिखाऊं तो जरूर करें आप ये बात। आप पहली एंकर हैं जो इसके ऊपर मेरे पे तनकीद कर रही है। हर एंकर यही सवाल पीपल्स पार्टी के मेहमानों पे उठाता है। सर, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रही, वलीद साहब, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रही, लेकिन मेरे नजदीक मैं आप पे तनकीद नहीं। वलीद साहब ऐसे ना करें ना, आप मेरे से तो ना उलझे, मेरे से ना उलझे। मेरे अपने एथिक्स है, मेरे जर्नलिज्म के अपने एथिक्स हैं, प्रोग्राम के अपने एथिक्स हैं। मैं उलझ रहा हूँ, आप उलझ रही हैं कि मैं उलझ रहा हूँ? वलीद साहब, मैं सिर्फ अपने एथिक्स पे बेस कर रही हूं। मैं उलझ रहा हूँ। वलीद साहब, मैं सिर्फ अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात कर रही हूं। किसी और होस्ट में नहीं देखी आपने। आप जो एथिक्स का सबक मुझे दे रही हैं, मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बिल्कुल कोई एथिक्स का सबक नहीं दे रही। चले आप बात मुकम्मल करें, चले आप बात मुकम्मल करें, सवाल उठाए हैं, चले आप बात मुकम्मल करें। वलीद साहब, आप बात मुकम्मल। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं आपको, माशाअल्लाह जी, आपने अपने प्रोग्राम का इतना टाइम जाया किया है इस बहस के ऊपर, मुझे कह रही है ना उलझें। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि यही जिन लोगों का दर्द आप कह रही हैं कि तो जिसको लेके आ रहे हैं, मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया है और हर होस्ट इस एग्जाम्पल से एग्री करता है, सिवाय आज पहली दफा मैं ये देख रहा हूं आपको। प्लीज आप दूसरे प्रोग्राम्स भी देखें। मैं ये बता रहा हूं कि ये लोगों को क्यों सड़कों पे लेके आ रहे हैं। इनको हजम नहीं होती ये बात कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तीसरी कुव्वत आई है। आप देख लें, इंडिया में दो बड़ी पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इंग्लैंड में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, हर जगह बहुत सदियों से दो पार्टियां होती हैं। यहां भी बड़ी दहाइयों से थी, एक तीसरी कुव्वत आ गई है और अब इनको यह हजम नहीं हो रहा कि सेनेट के अंदर भी मेजॉरिटी आ जाएगी फरवरी के अंदर, जब इलेक्शन होंगे। मार्च में टर्म खत्म होती है, फरवरी में इलेक्शन होते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा ये इस तरह कर रहे हैं? ये असल बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं एडवांस में, ये फेल करेंगे, इसमें ये नहीं कामयाब हो सकेंगे। आज का अखबार खोल के देख लें, पीडीएम के सरबराह को क्या कह रहे हैं कॉलमनिस्ट? कह रहे हैं ये एक नाकाम नजूमी है। कोई इसने डेट, कोई टाइमलाइन, कोई इवेंट, कोई माइलस्टोन जो दिया है जो सही साबित होया, सारे गलत साबित हुए हैं। ये असल हकीकत है। बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। जिन लोगों ने जो कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ किया है और जहां पे हमको लाके खड़ा किया है और जिस तरह से हम उसको खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से हम तरक्की की समत में ले जा रहे हैं, ये हमें ना सबक दें कि कौन बड़ा इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने कौन से कोई बड़े नोबेल प्राइज विन कर लिए थे? इन्होंने कौन सा कोई डॉलर की कीमत को ऐसा मजबूत बनाया था जो अब फ्री फ्लोट पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है? ऊपर जाता है, नीचे आता है। इस वक्त देखें कहां पे है, पहले कहां था, कहां जा चुका है। ये 120 तक तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में गया था। ये आज जो बीबीसी के ऊपर जो आज आए हुए थे बताने के लिए कि वो बड़े, खैर बीबीसी पे वो जिस तरह एक्सपोज हुए हैं, उसी तरह मिफ्ता इस्माइल ने उनकी पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया था। तो ये ऐसे ही हमें सबक दे रहे हैं और फिर आप भी इनका साथ देना शुरू कर रही है कि जी मैं घर की बात ना करूं तो मैं और क्या बात मैं किसी का साथ नहीं दे रही। कुछ और है और वलीद साहब एक सहाफी के बारे में इस किस्म की बात ना करें। मैं किसी का साथ नहीं दे रही। मेरी अपनी जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, चाहे कोई और होस्ट इसको फॉलो करे का ना करे। मेरे नजदीक किसी के फैमिली प्राइवेट मैटर्स पे बात ना हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो। प्राइवेट फैमिली मैटर्स को अलग रखें, पॉलिटिक्स को अलग रखें। इतनी छोटी सी बात थी मेरी। ठीक है, इस वक्त प्रोग्राम में डिस्कशन जारी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्जील साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा अफसोस हुआ गुफ्तगू सुन के। खैर मैं ज्यादा तो उस पर नहीं करूँगा। जो उन्होंने बात कही कि जी जो जमात इस्लामी जलसों की तारीखें देख लें और पीडीएम जलसों तारीख कब से जलसों में पाबंदी हुई है, मैं कहता हूं कि लिटिल लर्निंग इज वेरी डेंजरस थिंग। पहली बात ये है, इमरान खान साहब का ट्वीट की तारीख देख लें, गालिबन लास्ट सैटरडे या संडे को ट्वीट था पीडीएम के जलसे के खिलाफ आपने दिया था। ठीक, अच्छा प्लीज सुने, ठीक है नहीं, प्लीज सुने। उसी दिन जमात इस्लामी का केपीके में जलसा था। सुन ले लास्ट संडे को जमात इस्लामी का केपीके में जलसा था। वही डेट्स थी जो दो डेट्स पीडीएम जलसों की थी, वही डेट दोनों डेट्स जो है जमात इस्लामी जलसे की थी। क्यों नहीं गिरफ्तारियां हुई? क्यों नहीं बयानात आए प्राइम मिनिस्टर और उनके वफाकी वज़रा के? क्यों नहीं वहां पे कंटेनर रख के रोड बस रास्ते बंद कर किए गए? क्या वहां पर कोविड फैल नहीं सकता था? यही कहते हैं जी, ये है मुनाफकत, ये पीटीआई की हुकूमत का दोहरा मयार, ये मुनाफकत। अगर इनको पीडीएम का डर नहीं है तो फिर ये फिर वो पाबंदी वो पीडीएम के लिए नहीं होती।
पाबंदी पीडीएम के लिए सिर्फ इसलिए कि पीडीएम से इनको डर है, इनकी टांगे कांप रही हैं। जमायत इस्लामी के जलसे में कोविड फ्री है, असद उमर के लाड़काने में प्रोग्राम में वो कोविड फ्री है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं जी हिपोक्रेसी, जो कि इस वक्त वफा की हुकूमत की जानिब से की जा रही। जहां तक राना तनवीर साहब ने और मैंने जो सवाल उठाए, वो सवाल क्या उठाए थे? वो हमने इकोनॉमिक के सवाल उठाए थे, गुर्बत पे सवाल उठाए थे, जो लोग बेरोजगार किए जा रहे हैं, जो अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10,000 लोग बेरोजगार हुए हैं, वो चैलेंज के लिए जो सवाल उठाए वो उठाए थे। तो इनका क्या कहना था कि जी ये तो चीजें तो देखी जाएंगी, ये चीज होती जाएंगी। इस वक्त आवाम के जो मेजर इशूज हैं वो रोटी कपड़ा मकान है, वो चीजें होती रहेंगी। इनका इशू क्या कि इनका इक़्तिदार बचता रहे। जिस तरह धांधली के जरिए ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, वो कुर्सियों से ये चिपकना चाहते हैं, और वो ये कुर्सियां ज्यादातर धांधली की और जाली चीजें ज्यादा नहीं बंदा सस्टेन कर सकता। ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि दे विल लीव, चाहे वो फिर ये इज्जत के साथ जाएं या अवाम इनको धक्के देकर इन ऐवानों से निकालेगी, और ये जल्दी होने वाला ये तदा दूर नहीं है। ठीक है, मैं प्रोग्राम की बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ आ रही हूँ, बट मुझे राणा साहब से जरूर कमेंट लेना। राणा साहब, वली साहब ने जो आज बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है इसहाक डार साहब के हवाले से, हार्ड टॉक पे जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो चीज़ें वहाँ से सामने आई हैं, उसी को बुनियाद बना के वली साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपको जो है ना वो टोका है कि जी आपके इसहाक डार साहब जो कि आज एक्सपोज हुए हैं, वो मईशत का भी इसी तरह से हाल कर गए थे कि जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो सब एक्सपोज हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात इनकी दुरुस्त नहीं। जो उनकी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कारकर्दगी है, हाँ, वो बड़ी जबरदस्त थी, बहुत प्रोग्रेस हुई, जीडीपी की ग्रोथ आपके सामने है। जो रिजर्व्स थे, जो 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 कीमतें थी, वो इन्फ्लेशन 4% था, 12-14 पे था, 13 में 4 पे ले गया। ये तो सारी चीजें आपके सामने हैं। ये जो पाकिस्तान आज जो तरक्की याफ्ता नजर आ रहा है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, या सारी जगह, तो वो इनसे तो बीआरटी नहीं बनी एक। आप देखें ना, आप खुदा के लिए कोई तो एप्रिसिएशन दे ना। ये पिंडी इस्लामाबाद वाली बनी, मुल्तान वाली बनी, किसी जगह से ये कोई करप्शन की एक पाई निकाल सके? कभी ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ आ जाते हैं, कभी कोई फ्रिवोलस जो चार्जेस लगा के शुरू हो जाते हैं, कभी नाले की तरफ आ जाते हैं कि नाला बना था, कभी किसी और कोई ऐसी चीज कह देते हैं कि ये आपने पता नहीं बंदा मुलाजम रख लिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें दुनिया देख रही है, इसलिए तो आज दुनिया इनके खिलाफ है। इसलिए आज जब जाते हैं, पूछे शर्जील मेमन साहब जब वो मुल्तान मोटरवे पे जाते हैं, अब्दुल हकीम वाला, वो सखर पहुंचते हैं, तो किस तरह लोग महसूस करते हैं। कितनी, अब तो कराची से ये मोटरवे के जरिए आ रहे हैं लोग जहाज की बजाय, तो इस्लामाबाद से जाएं या सियालकोट जाएं या किसी भी ये नॉर्दर्न एरिया में जाएं, आपको चीजें मिलेंगी, बिजली के कारखाने मिलेंगे, आपको पोर्ट्स मिलेंगी, राणा साहब, ठीक है, ठीक, राणा साहब बिल्कुल, सी पैक आपको मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि इनको जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, बजाय ये अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, बजाय अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें। ये डंडा लेके एक ही चीज पे पड़े हुए हैं और बड़े लो लेवल पे पड़े हुए हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि यार एक हुक्मरानी अगर आपको मिली है तो उसको आप संभाल के आगे चले। ठीक है, इस तरह प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन काम ना करें, इंतकामी कार्रवाइयां ना करें। वो तो समझता है कि हमें पावर मिली है, उसको यूज इस तरह करना है। मैं कहना चाहता हूँ ये, क्योंकि गवर्नमेंट में है, मैं लाहौर के भी हैं, तो जो रिवर रावी ये बना रहे हैं वो मेरे इलाके के बहुत सारे लोगों को ये उठा रहे हैं। बहुत सारे गाँव हैं, जमीन फर्टाइल है। अगर ये रिवर को क्लोज करके, जो इनका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, तो उसमें से कई किलोमीटर रिवर से इनको वो रिक्लेम कर सकते हैं जमीन। इनको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो सिर्फ उसको क्लोज कर लें, ये भी गुजरते हैं वहां से, वो कई मील में दरिया है। तो बीच में अगर लंदन में है, पेरिस में, हर जगह है, उसको अगर बीच में वही पैसे उधर लगा दे, 30-40 किलोमीटर में उसको बंद कर दे, BRB से पानी डाल ले उसमें, तो वो एक झील भी बन जाएगी, क्रूज भी हो जाएगा और साथ में रेस्टोरेंट। ठीक है, आई होप आपकी सजेशन, राणा साहब, आई होप आपकी सजेशन वलीद साहब ने नोट कर लिया। और वलीद साहब, मैं आपको टाइम दे रही थी ताकि शिकवा कहीं बरकरार ना रहे कि गवर्नमेंट को टाइम कम मिला, लेकिन आपने उसको एमिकेबली रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं टाइम मजीद नहीं लेना चाहता। थैंक यू वेरी मच, सेंटर वलीद इकबाल साहब, शजीर इनाम मेमन साहब, राणा तनवीर साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।